अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रस्तापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे प्रस्थापित करता हूँ। मैं प्रस्तापित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का 3 प्रस्ताव आया है। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और श्री विनोद कुमार सिंह, अमित कुमार मंडल अपना अपना विचार रखेंगे। डॉक्टर लंबोदर महतो बोल लीजिए। संशोधन दिया था इस विधेयक में, नहीं आया है। अब सचिव महोदय के यहाँ कल 3 बजे के पहले उपलब्ध करा दिया गया था। आएगा, आपका संशोधन है। आपका संशोधन है, आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ भेजी जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। महोदय, इसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण ये था। एक तो महोदय झारखंड विधानसभा कार्य संचालन नियमावली है, महोदय ये नियम से सब लोग अवगत है। तो इस विधेयक के मामले में हम लोग कहाँ तक खरा उतर पाए, एक ये विचारणीय बिंदु। दूसरा महोदय, ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट का सिविल अपील नंबर 4056-4064 वर्ष 1999 में पारित आदेश के आलोक में, जो अभी 25 जुलाई को ही आदेश पारित हुआ है, उसी के आलोक में ये महोदय लाया है। और निश्चित रूप से महोदय मिनरल बियरिंग लैंड पर सरकार को कर या उपकर लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मार्ग प्रशस्त किया, ये बात सही है। महोदय, ये अधिनियम जो भी लाया गया है महोदय, ये निश्चित रूप से ये महोदय वित्त विधेयक है। और महोदय हम लोगों को जो ये विधेयक की कॉपी दी गई है उसमें महोदय वित्तीय संलेख है ही नहीं। और महोदय बिना वित्तीय संलेख का वित्त विधेयक का क्या औचित्य है महोदय। और वित्त विधेयक में वित्तीय संलेख अपरिहार्य महोदय, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है महोदय। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि निश्चित रूप से इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, चूंकि ये बिल्कुल हड़बड़ी में लाया हुआ विधेयक है। दूसरा महोदय, इसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव था कि महोदय इसमें उपकर लगाने की बात कर रही वित्तीय, मान्य सदस्य वित्तीय संलेख है आपका कॉपी में नहीं है क्या? नहीं है महोदय। अच्छा, मेरे पास आपको भेजवा, इसमें वित्तीय संलेख नहीं है महोदय। चलिए। और बिना वित्तीय संलेख का महोदय वित्त विधेयक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है महोदय। तो इसलिए ये था कि कानूनी रूप से भी प्रवर समिति में इसको भेजा जाना चाहिए। इसके बाद जो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और विचारणीय बिंदु है महोदय, इसमें सरकार ने उपकर लगाने का प्राप्त किया है व्यवस्था, ठीक है। तो उपकर ये मंत्री जी बता दें कि उपकर किस दर से लगेगा, और जिस अनुसूची की बात है वो अनुसूची और उस अनुसूची में संलग्न दर किस धारा में इसका उल्लेख है, किस धारा में इसका जिक्र किया हुआ है, किस धारा के में सन्निहित प्रावधान के हिसाब से अनुसूची में ये जो दर निर्धारित किया है शेष का वो लगाएंगे महोदय। किसी भी अनुच्छेद में इस अनुसूची का जिक्र ही नहीं जिसके आधार पर आप दर निर्धारित करके और उपकर लगाने की बात कर रहे हैं महोदय। तो ये बिल्कुल ही विचारणीय बिंदु है महोदय, इस पर विचार करें। दूसरा महोदय, इसमें मेरा एक सुझाव ये भी था कि चूंकि ये झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक है, तो इसमें राज्य सरकार को जो उपकर आवे निश्चित रूप से उस उपकर में आप जो लैंड लूजर है, जो विस्थापित है, जो धूल धक्कड़ खा रहे हैं, वैसे लोगों के कल्याण, उत्थान और विकास के लिए भी आप प्रावधान किया जाए महोदय, ये भी एक सुझाव है महोदय। माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो सरकार ने थोड़ी जल्दीबाजी में ही लेकिन झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक लाया है, स्वागत योग्य है। और स्वागत योग्य के साथ ही इसलिए मैं कह रहा हूं कि और खास करके ये विधेयक जरूर इस राज्य के लिए और बेहतर होगा कि जब केंद्र की सरकार राज्य को अनुदान की तो बात छोड़ दीजिए, उपेक्षा लगातार कर रही हो, तो यह नया अधिनियम शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष जोर देगा, जिससे कैदियों को रिहाई के बाद उत्पादक जीवन जीने के लिए तैयार किया जा सके।
इसके अलावा मानवाधिकार किसी भी प्रगतिशील समाज के केंद्र होता है अध्यक्ष महोदय। हमारा नया जेल अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे जेलों की स्थितियां और कैदियों का उपचार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करें। इसमें पर्याप्त चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षित रखने की स्थितियां शामिल हों। हमारे सामने सबसे गंभीर मुद्दे जेलों में ओवरक्राउड है। नया अधिनियम गैर हिंसक अपराधियों के लिए वैकल्पिक सजा, पेरोल तथा प्रशासनिक रिहाई के उपायों को पेश करेगा, जिससे हमारे जेल प्रणाली पर बोझ कम होगा और यह सुनिश्चित होगा कि समाज के लिए वास्तविक खतरा पैदा करने वाले लोग ही केवल जेल में रहें। जेल प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व अधिक है। नया कानून भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और उपेक्षा जैसे मुद्दों की निगरानी और समाधान के तंत्रों को मजबूत करेगा, जिससे सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रणाली सुनिश्चित होगी। इसके अलावा हमारे कैदियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि है। अधिनियम में स्वास्थ्य और सुरक्षा परिस्थितियों में सुधार का प्रावधान शामिल होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि कैदियों को उनकी कैद के दौरान आवश्यक देखभाल और समर्थन प्राप्त हो। पुनः प्रवेश कार्यक्रम में इस नए कानून का एक और महत्वपूर्ण घटक है। पुनः प्रवेश कार्यक्रमों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से जो कैदियों को रिहाई के बाद समाज में पुनः प्रवेश करने में सहायता करेंगे। हम पुनरावृत्ति दर को काफ़ी कम कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पूर्व कैदी समाज के योगदानकारी सदस्य बने। अध्यक्ष महोदय, हमारे जेलों में महिलाओं, किशोरों और विकलांग व्यक्तियों जैसे विशेष आबादी की आवश्यकताओं को भी पहचानना और समाधान करना होगा। नया अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि इन समूहों को एक उपयुक्त देखभाल और समर्थन प्राप्त हो और उसकी विशेष परिस्थितियों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अभी जो वर्तमान में 3 कानून लागू हैं, द प्रिजन एक्ट 1894, द प्रिजनर्स एक्ट 1900 और द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950, विदित हो कि उपयुक्त अधिनियम 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जिसमें उपनिवेश भारत के तत्कालीन परिस्थितियों एवं सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उस समय तत्कालीन समाज की मान्यता के अंतर्गत सजा की प्रकृति दंडात्मक थी तथा कारा एवं दंडात्मक संस्था थी। उपयुक्त अधिनियम 100 साल से पुराने होने के कारण अभी यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि हम उन अधिनियमों में परिवर्तन हो। आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के पश्चात राज्य प्रशासन और सामाजिक मान्यताओं में प्रिज्म शिफ्ट हुआ, जिसमें अंतर्गत कारा में निरुद्ध व्यक्तियों को भी कि सभी मौलिक अधिकार संरक्षित रखते हैं। स्वतंत्र भारत के कई जनहित याचिकाओं के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कारा सुधार के विषय में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जो कि बंदियों को दिए जाने वाले दंड पर मानवीय दृष्टिकोण, बंदियों की स्वास्थ्य समस्याएं, विविध सेवा, महिला बंदियों को विशेष अधिकार, कारा में सुधारात्मक हस्तक्षेप, साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि सम्मिलित हैं। बदले हुए मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में दंड की प्रकृति सुधारात्मक हो गई है तथा कारा का स्वरूप दंडात्मक न होकर सुधारात्मक ढांचा हो गया। अतः यह आवश्यक हो गया अध्यक्ष महोदय कि कारा के संबंध में अधिनियम से संवैधानिक अवधारणा पर आधारित मानवाधिकार एवं सुधार की आवश्यकता प्रधानता हो। उपयुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अपने दिनांक 10/5/23 को के द्वारा सभी राज्यों को परामर्श दिया है कि चूंकि विषयांकित तीनों कारा अधिनियम वर्तमान मान्यताओं और चुनौतियों के लिए पर्याप्त सुसंगत नहीं है, ऐसी परिस्थिति में तीनों अधिनियम को अपने राज्य के अंतर्गत विलोपित करते हुए मानवाधिकार संबंधी नई धाराओं के साथ तीनों अधिनियम की सुसंगत धाराओं को नए अधिनियम में समाहित करके झारखंड राज्य में लागू किया जाए। संबंधित मामला संविधान की 7वीं अनुसूची में कारा राज्य का विषय है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही समीक्षा करने के बाद, सारी चीज़ों को देखने के बाद, समय की और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसमें ये शामिल किया गया अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसे प्रवर्तन समिति भेजा जाना चाहिए और इसे अनुरोध करूँगा कि इसको पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी और जो सदस्य रख रहे हैं,
सवाल वो नहीं है, ये कोई थोड़ी कह रहा है कि भाई आपने क्यों लाया, इसकी उपयोगिता नहीं, महत्व पे आप कर रहे हैं। सवाल यही है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक है तो अपने इतने सरसरी तौर पे कर ही दिया, और मैं बता रहा हूँ कि इसलिए कि इसको बेहतर किया जाए। आपकी बात पर वो उपाय नहीं, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, अभी एक प्रश्न पे गया कि 48 में जो है आपने 22 ठो जो है अपराध घोषित किया है कि जेल के अंदर जो कैदी रहेंगे 22 कार्य करेंगे तो वो अपराध है। अब उस अपराध के लिए जाहिर सी बात है जेल प्रशासन ही के खिलाफ होगा, और उसकी सजा भी जो है जब कोई अपराध होता है वो काराधीक्षक ही तय करेगा, आरोप लगा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक अगर इसमें यही सुधार हो जाता कि वो 22 अपने अपराध जो युक्त किए हैं तो उसके सजा का प्रावधान, क्योंकि कारा अधीक्षक ही लगाएगा कि इन्होंने ये किया है, और सजा का ही प्रावधान उन्हीं को है, जो आरोप लगाएगा वही सजा ही देगा। तो अगर ये कारा अधीक्षक से बाहर उपायुक्त स्तर से कोई एक अधिकारी रहता है, जब उसके दंड के प्रावधान होंगे तब वो ज्यादा फेयर होता है, जब वो ज्यादा न्यायिक होता है। वही आरोप लगाएंगे काराधीक्षक और वही उसको सजा भी देंगे, उसके लिए प्रावधान करेंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा, आप बेहतर करना चाहते हैं कि कैदियों को और प्रताड़ित करना चाहते हैं कि उनके लिए और बेहतर वातावरण, खास करके विचाराधीन कैदियों को जो सजा याफ्ता है, दोषी हैं, वो इसीलिए बेहतर होता है। और आप मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, शंका समाधान, ये केवल कानूनी आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय, किसी भी कैदी को नैसर्गिक न्याय मिले। आज जेलों की स्थिति क्या है महोदय? ओवर क्राउड है, क्षमता से अधिक लोग जेल में बंद है, उनको आवश्यक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सभी बातों की समीक्षा की गई है और ये तय किया गया है कि सबको नैसर्गिक न्याय मिले। आज छोटे छोटे मामले में बहुत संख्या में जेल में लोग बंद है, अधिक संख्या होने के कारण उनकी व्यवस्थाएं छिन्न हो रही हैं। तो महोदय ये आवश्यक है तय करना कि जेलों की व्यवस्था कैसे हो, हम कैसे उसका सरलीकरण कर सकते हैं कि अनावश्यक जेलों में भीड़ नहीं बढ़े और आम लोगों को नैसर्गिक न्याय मिल सके। इसी को ध्यान में रख के ये किया गया है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा अनुरोध होगा सभी सदस्यों से कि इसका समर्थन करें और जेलों में बढ़ते हुए संख्या को रोकने में सहयोग करें। प्रश्न यह है कि झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वहाँ